रहमानिया मेडिकल सेंटर की एक खबर हाल ही के दिनों में आपने देखा होगा, जिसमें एक चिकित्सक एक व्यक्ति के मुंह में फंसे सिलाई वाली सुई को निकालते हुए देखे गए थे और यह कारनामा कर दिखाया था डॉक्टर निखिल राज ने, जो इस वक्त हमारे साथ में हैं। डॉक्टर साहब एमडी रेस्पिरेटरी डिजीज के एमडी हैं और छाती एवं श्वास रोग विशेषज्ञ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक्सपर्ट न्यूज़ में। थैंक यू सर, हाल ही के दिनों में जो खबर चली थी काफ़ी लोगों ने सराहा था और आपको बधाई भी दी थी लोगों ने। बहुत अच्छा कारनामा करके दिखाया था आपने। लेकिन अभी ठंड का मौसम चल रहा है, आज हम लोग बात करेंगे श्वास और छाती से जुड़े जो बीमारियां होती है इसके ऊपर। सर, क्या कारण है कि ठंड का मौसम आते ही हर दूसरा व्यक्ति ठंड और कफ इस सब सर्दी खांसी का शिकार हो जाता है? देखिए, ठंड में सबसे ज़्यादा कॉमन है आपको वायरल यूआरटी, दैट मीन्स कि वायरल इन्फेक्शन। रीज़न ये है कि जो ठंड का मौसम होता है वो वायरस के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल होता है, ठीक है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा लोग ठंड में ही बीमार पड़ते हैं। वायरल अगर बात की जाए वायरल की, तो जैसे आप सुने होंगे कि जब 2009 की बात है, उस टाइम पे स्वाइन फ्लू का बहुत जोर चला हुआ था। उस टाइम पे वो ठंड के मौसम से ही शुरुआत हुई थी उस स्वाइन फ्लू डिजीज़ की। तो ठंड जैसे ही आता है तो वायरस का मतलब उनके लिए वो मौसम फेवर हो जाता है, तो उसकी वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा संक्रमित होते हैं वायरल से। किसी को जैसे मानिए अगर रिसेंट वायरल इन्फेक्शन होता है, कोई सीओपीडी का पेशेंट है, कोई ब्रोंकियल अस्थमा है, उसको पोस्ट वायरल निमोनिया, ये सब चीज़ के चांस भी फिर ज़्यादा, अगर आप उसको एडिक्वेट ट्रीट नहीं करते हैं तो लेटर ऑन आपके लिए हार्मफुल हो सकता है, आपके लिए हानिकारक हो सकता है। अच्छा, सर्दी खांसी बुखार बदन में दर्द, ये सब जो बीमारियां हैं ये अक्सर ठंड के मौसम में हो जाती है। ये बीमारी कब तक एक नॉर्मल है और कब ऐसा सिचुएशन आता है कि हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए? यूजुअली 3-5 डेज़ का वायरल फीवर, बॉडी एक, हेडेक, इट्स क्वाइट कॉमन। कभी कभी 2 हफ्ते तक भी जाता है पोस्ट वायरल कफ। अगर बात करें तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक बार्किंग कफ, बहुत सोचते हैं ढोएँ ढोएँ जैसी आवाज़ आती है, उस तरह की आवाज़ें। तो अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा फिर भी आपका कफ परसिस्ट कर रहा है, अगर आपको फीवर रह रहा है या फिर भूख नहीं लग रही है, तो आपको कंसल्ट करना चाहिए डॉक्टर से। खुद से ट्रीटमेंट ना लें। कई बार लोगों को देखा जाता है कि अगर इस तरह की कुछ परेशानी होती है तो किसी केमिस्ट की दुकान पे जाके या खुद के मन से भी या यूट्यूब से देख के दवाई ले लेते हैं। कितना खतरनाक है ये? बहुत ज़्यादा खतरनाक है यार। और ये जो मतलब मेरे को 5 महीने हो गए हैं इस शहर में और अपने यहाँ ये काफ़ी कॉमन है, लेकिन ये बहुत डेंजर है। रीज़न ये है कि आप सुनते हो क्लैवम, है ना, ये सब लोगों के ज़बान पे है और सब लोग खुद से ले लेते हैं क्लैवम। कोई भी घर से गया लेकर के आ गया क्लैवम, मॉन्टेरेल, क्लैवम 625 ये दवाई होती है। जी। तो बट रीज़न ये है कि अगर आप एंटीबायोटिक का यूज़, चूँकि वो रीज़न ये है कि वो एंटीबायोटिक है, वो बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करेगा। अगर आपका कफ का कारण कोई बैक्टीरिया है तो वो काम कर सकता है, लेकिन वायरल में उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। बट अगर आप देखेंगे तो पूरे इंडिया में अभी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ये एक बहुत बड़ी समस्या है। बहुत सारे पेशेंट्स हम देख रहे हैं आईसीयू में, जिससे समझ मानिए अगर किसी को पेशाब में इन्फेक्शन हुआ, किसी को निमोनिया होगा, उसका अगर आप कल्चर कराते हैं तो जो बैक्टीरिया ग्रो करके आता है उससे सारी दवाइयाँ और रेजिस्टेंस रहती हैं। तो डॉक्टर के पास ऑप्शन ही नहीं है देने का, ठीक है। तो अगर इस चीज़ को नहीं समझेंगे तो आने वाले समय अगर हम और आप बूढ़े होंगे तब बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। इसलिए अगर एंटीबायोटिक की ज़रूरत अगर नहीं है तो प्लीज़ मत लें आप, ठीक है। अगर पोस्ट वायरल अगर वायरल फीवर 3-4 दिन का बहुत कॉमन होता है, या आपका अगर आप उससे बचाव करेंगे, या फिर समझिए आपको बुखार आ रहा है, पैरासिटामोल ले लिया आपने, कोई एंटी एलर्जिक ले लिया, तो उससे ही मोस्टली सबसाइड हो जाता है वो। अगर एक आम भाषा में कहें, आम लोगों की भाषा में, तो इसको ऐसा कहा जा सकता है कि अगर एंटीबायोटिक हम अभी लेते हैं तो वो रेसिडेंस हो जाएगा और जब हम बूढ़े हो जाएंगे उस समय जब जरूरत पड़ेगी हाई एंटीबायोटिक की तो उसमें काम नहीं करेगा, ही मतलब हो सकता है। देखिए, हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है। आप अननेसेसरी, और अगर रिक्वायरमेंट नहीं है उसको, अगर आपको ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ की, आप क्यों लीजिएगा? अगर आपको एक चीज़ आप समझिए, अगर आपको ज़रूरत है सिर्फ और सिर्फ अगर आपको डायबिटीज़ है, ठीक है, तो आप ठीक है लेंगे आप एंटी डायबिटिक मेडिकेशंस। लेकिन अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है तो आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। उस तरह से ही है, अगर आपको बैक्टीरियल निमोनिया, अगर आपके निमोनिया है, पेशाब में इन्फेक्शन है, कुछ भी हो, अगर उसका कारण कोई बैक्टीरिया है, उस केस में एंटीबायोटिक दीजिए। अगर कोई वो रीज़न नहीं है तो फिर आपको ऐसे ही लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, किसी को बार बार
जुकाम हो रहा है, सर्दी खांसी हो रही है, तो क्या ये मौसम की बात है या कमजोर इम्यूनिटी के कारण ऐसा हो? नहीं, बार बार ठीक है, बार बार मैं समझ सकता हूँ। बार बार जैसे मानिए कि मौसम जब चेंज करता है, ठंडा से गर्म, गर्म से ठंड, यू नो, तो उस टाइम पे हो सकता है कि आपको है ना वो आपका एलर्जिक कंपोनेंट हो। तो जैसे मानिए कि सुनते होंगे जैसे भाई इनको अस्थमा है, तो इस तरह के पेशेंट्स में बार बार अगर मतलब ड्यूरिंग वेदर ट्रांजिशन, जैसे मैं बोल रहा हूँ, जैसे मौसम ठंड से गर्म, गर्म से ठंड, उस केस में अगर आपको बार बार खांसी हो रही है, नाक से पानी आ रहा है, स्नीजिंग आ रहा है, जैसे टी ऐसे आवाज़ें आती हैं, सांस फूलता है, तो आप हो सकती हैं कि आप मतलब आप ब्रोंकियल अस्थमा के कैंडिडेट हैं, तो आपको डॉक्टर से मिलिए, सलाह लीजिए और उसका इलाज कराइए। सर आप लेकिन ये हर लोगों में नहीं हो। अच्छा, सूखी खांसी और बलगम वाली खांसी दो तरह की दवाइयाँ होती है। अक्सर जब हम जाते हैं तो पता चलता है कि ड्राई कफ है या सूखी कफ वाली कफ है, तो इस दोनों में फ़र्क क्या होता है? नहीं, सूखा मतलब कुछ भी बलगम नहीं निकल रहा, मतलब दैट मीन्स कि कफ नहीं निकल रहा है। और अगर खांसी में कफ निकल रहा है, दैट मीन्स कि बलगम अगर आ रहा है अंदर, सुनते हैं ना कि किस कलर का निकल रहा है, तो वाइट कलर का निकल रहा है, येलो कलर का निकल रहा है, तो वो आपका वो ड्राई कफ नहीं है, फिर कफ विथ एक्सपेक्टोरेशन उसको बोलते हैं। तो ये क्या दोनों की ट्रीटमेंट अलग अलग होती है, किस तरह की होती है? हाँ, बिल्कुल अलग अलग होता है। सर छोटे बच्चों में अक्सर ठंड के कारण सर्दी खांसी की कॉमन समस्या होती है, हर सप्ताह 2 सप्ताह पे हो जाता है। सर क्या उस तरह अगर बच्चों को हो तो किस तरह से करना चाहिए इंसान को? देखिए, बच्चों में होता इसलिए क्योंकि उनकी इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर होती है ना, तो उस टाइम पे अगर सादा कोई अगर आपको फीवर है, मतलब दैट मीन्स कि रिसेंट 1-2 दिन का है, वायरल है, नाक से बार बार पानी आ रहा है, तो उनको भाप दें आप, है ना, स्टीम इनहेलेशन, और ये मतलब किसी पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करके अगर कोई ज़रूरत है उनको एंटी हिस्टामिनिक की, तो जो कि मतलब आसान भाषा में उसको एंटी एलर्जिक मेडिसिन बोलते हैं, एलर्जी के लिए कुछ ऐसा, तो आप वो दे सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा अगर मानिए तेज़ सांस फूल रहा है, बहुत तेज़ फीवर आ रहा है, तो उस केस में दिखा देना चाहिए डॉक्टर को। अच्छा, सांस खासकर सर्दियों में बुजुर्ग लोग जो होते हैं, खासकर गांव के लोग जो हैं, उनका सांस फूलने की समस्या रहती है। सांस फूलना क्या नॉर्मल है? उसको सस्टेन किया जा सकता है घर में, गांव में, या अगर सांस फूलती है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए? नहीं नहीं, सांस फूलना तो ये नॉर्मल नहीं है। मतलब सांस फूलने का कारण या तो आपका हार्ट हो या आपका फेफड़ा हो, मतलब जो कि लंग्स बोलते हैं हम लोग ये मेडिकल टर्म में, तो ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो अगर मानिए अगर आपका कारण हार्ट है तो आपको उस चीज़ को ट्रीट करना है। अगर आपका कारण लंग्स है, जैसे सीओपीडी हो गया, मतलब दमा की मरीज़ जो बोलते हैं हम आसान भाषा में, दमा की मरीज़ है, किसी को लंग की सिकुड़न की बीमारी है, उसको आईएलडी बोलते हैं मेडिकल टर्म में, तो ऐसे किसी को फिर उसके हिसाब से ट्रीट किया जाता है। लेकिन हाँ, अब ये तो है कि ठंड में आपको हार्ट के जो अगर किसी को मतलब अगर कोई पेशेंट है पहले से, तो हो सकता है कि वो चीज़ें वर्सन होने का चांस ज़्यादा रहता है ना, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर सांस फूलती है तो इसको इग्नोर नहीं करना है, डॉक्टर से जाके मिलना है आपने। सर आप रेस्पिरेटरी डिजीज़ में एमडी हैं, एक सवाल सर आपसे बनता है, खासकर लोग जानना चाहेंगे, रात में सोते समय बहुत सारे लोग खर्राटे लेते हैं, ये एक नॉर्मल है या कोई बीमारी है? नहीं यार, ये नॉर्मल नहीं है। मैं पिछले 5 महीनों में बहुत लोगों को बता चुका हूँ कि खर्राटे आना इट्स नॉट नॉर्मल। बहुत लोग जैसे अपने यहाँ पे खाने की आदत क्या है, लोग बहुत ज़्यादा चावल पसंद करते हैं ना, मटन नॉनवेज का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, लोग मोटे भी हैं, या आप देखते होंगे यहाँ पे लोगों को फैट रहता है, या किसी का अगर ये हड्डी देखते होंगे पीछे की तरफ रहता है, नाक की एक हड्डी आपको बढ़ी हुई रहती है, या कोई अगर पुराने किडनी के पेशेंट्स हैं, पुराने ब्रेन के पेशेंट्स हैं जो मतलब जिनको स्ट्रोक हो रखा है, पुराने हार्ट के पेशेंट्स हैं जिनको हार्ट का काम करने की क्षमता कम है, तो खर्राटे अगर आप ओबेस हैं या आपके फैट ज़्यादा है, रात में खर्राटे आ रहे हैं, तो यू माइट बी सफरिंग फ्रॉम मतलब आप ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया नाम की बीमारी है, उससे आप सफ़र हो सकता है कि आपको बीमारी हो, तो उसके लिए आप कंसल्ट करें। आपको उसका ट्रीटमेंट है, पहला स्टेप तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ही है, उस पर अगर नहीं बात बनती है तो फिर सीपैप बाईपैप थेरेपी है, वो बात की बातें हैं। और दूसरी बीमारियों में जैसे मैंने बताया कि कोई किडनी के पेशेंट्स है, हार्ट या ब्रेन के, तो उनमें रात में एक्चुअली खर्राटे तो नहीं लेकिन हाइपो वेंटिलेशन होता है, जिसको जब हम सोते हैं तो हमारा प्रॉपर लंग एक्सपैंड होना चाहिए, तो उतना एक्सपेंशन होता नहीं है, तो उसकी वजह से अगर मानिए कि हाइपो वेंटिलेशन होता है, दैट मीन्स कि प्रॉपर एडिक्वेट वॉल्यूम अगर जनरेट ना हो रहा हो, नहीं मिल रहा हो शरीर को उतना, तो उसको मैं एक आसान भाषा में उसको बोलते हैं हाइपो वेंटिलेशन। तो उस केस में भी आपको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया भी वो उसी टर्म में आता है। तो अगर मानिए आप मोटे हैं, फैट है, आपको कोई पहले से बीमारी नहीं है, बहुत ज़्यादा खर्राटे रात में आते हैं, फैमिली मेम्बर्स बोल रहे हैं कि आपको बहुत ज़्यादा खर्राटे आ रहे हैं, तो आप बिल्कुल कंसल्ट करिए। और ये सब जो मैंने बीमारी बताया उस केस में भी डॉक्टर से आपको परामर्श लेना चाहिए, उसे वो मतलब उससे फ़ायदा ही होता है। बाईपैप सीपैप थेरेपी यहाँ पे लोगों को एक्सेप्टेंस नहीं है, लेकिन चूँकि मैं तो एक अच्छी जगह पे काम कर रहा था, तो वहाँ पे तो एटलीस्ट थोड़ा अवेयरनेस है इस बीमारी के बारे में आप, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी अवेयरनेस की कमी है।
अच्छा सर, आजकल यंगस्टर जो हैं वो यंग लोग भी कराटे लेना शुरू कर दिए हैं, तो क्या कराटे अगर ले रहे हैं, कोई परेशानी नहीं, सिर्फ कराटे की आवाज़ कर रहे हैं हम रात में सोते समय, तो क्या वैसे में भी डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए या इसको इग्नोर किया जा सकता है? नहीं यार, अगर आप यंग हैं, ओवर वेट हैं, तो आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन तो बहुत मस्ट है। अगर आप बेसिक एक्सरसाइज भी करेंगे आप डेली, एटलीस्ट 45 मिनट्स का रनिंग कर रहे हैं या फिर वॉकिंग कर रहे हैं, थोड़ा डाइट को मॉडिफाई करते हैं, तो हो सकता है कि आपका वो खराटा भी चला जाए। नहीं करेंगे आप वेट पुट ऑन करते रहेंगे। अभी तो बहुत जंक फूड आ गया है, तो बहुत सब लोग अब मतलब अभी खा रहे हैं, तो अननेसेसरी आपको अर्ली एज में हाइपरटेंशन और वो सब में क्यों जाना चाहेगा कोई। तो पहले से मतलब आप सावधानी बरतिए, उन चीज़ों को खाइए पर कम मात्रा में खाइए। ऐसा नहीं कि मैं भी नहीं खाता हूँ, मतलब कि मैं बिल्कुल नहीं खाता हूँ, मैं भी खाता हूँ, लेकिन हफ्ते में 1 दिन खाता हूँ, डेली नहीं खाता हूँ। अच्छा, अगर जो लोग हैं ठंड के मौसम में स्वस्थ रहना चाहते हैं, नहीं चाहते कि उनको इम्यूनिटी कमजोर हो, सर्दी खांसी बुखार इस तरह की बीमारी हो, वायरल इन्फेक्शन खासकर ना हो, तो ऐसे लोगों को खान पान में किस तरह की ध्यान देनी चाहिए? खान पान देखो यार, अच्छा खाना खाएं। बेसिकली आप अंडा खाएं, अगर आप अंडा पसंद है तो अंडा खाएं। अब इम्यूनिटी बूस्टर बहुत सारे मार्केट में आते हैं, वो डिपेंडिंग अपॉन चॉइस, आप कितना उसको पसंद करते हैं। नहीं, मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता। आप हेल्दी खाना खाइए, घर में चीला खाइए, दलिया घर का बना खाइए, स्वादिष्ट खाइए, हेल्दी खाइए, उससे आपकी इम्यूनिटी बनी रहेगी। बाकी सारी चीज़ों का मतलब मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। सर, क्या संदेश देना चाहेंगे जो दर्शक आपको एक्सपर्ट न्यूज़ के माध्यम से देख रहे हैं? मैं तो ये बताना चाहूँगा, मैं मतलब नाम आपने बताया, मेरा नाम डॉक्टर निखिल राज हुआ। मैं एमडी किया है मैंने रेस्पिरेटरी मेडिसिन में। मैं छाती एवं श्वास रोग विशेषज्ञ हूँ। ऊपर से अगर एडिशनल डिग्री की बात की जाए तो मैं क्रिटिकल केयर में फेलोशिप किया है, और उसके बाद मैंने स्लीप मेडिसिन, जो कि मैंने बताया आपको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, तो उस केस में भी मैंने फेलोशिप किया है। तो और शायद मैं पहला हूँ स्लीप मेडिसिन में फेलोशिप करने वाला, जहाँ तक मेरी जानकारी है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। तो अगर ऐसे पेशेंट्स आते हैं बार बार, सर्दी, एलर्जी, दमा की शिकायत, किसी को अगर आईसीयू की किसी पेशेंट की रिक्वायरमेंट हो, ऐसे पेशेंट तो मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। किसी को नींद में खराटे आ रहे हैं, वो लोग मुझसे आके मिल सकते हैं। कोई पहले से किडनी हार्ट के पेशेंट्स हैं, न्यूरो के, उनको अगर रात में देखते होंगे, जो उनके मतलब जो रिलेटिव होंगे, जो ऐसे खींचनी पड़ती होगी उनकी सांस लेने में, तो ऐसे पेशेंट्स आके मिल सकते हैं। सर, आपने हाल ही के दिनों में जो सुई निकाली थी, रमानिया मेडिकल सेंटर पहुंचे थे, और एक व्यक्ति जो जिसके सांस के नली में, मुंह से होते हुए सांस के नली में क्षेत्र में सुई पहुंच गया था, आपने निकाला था, किस तरह का केस रहा, उसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे हमारे दर्शक? नहीं, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग केस था यार। और मतलब आई थिंक हमारे शहर में तो ऐसा केस मुझे नहीं पता है, मतलब इसके पहले ऐसा हुआ है नहीं हुआ है, मेरी जानकारी में तो नहीं है। तो लेकिन वो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। मैं नया ही था उस टाइम पे, मतलब अभी भी नया ही हूँ, 5 महीने हुए हैं मुझे इस शहर में आए हुए। इस शहर में आए हुए 2nd या 3rd मंथ था मेरा इस शहर का। तो एक प्रोसीजर करने से पहले एक एंग्जाइटी भी थी कि यार पहला प्रोसीजर है, लेकिन हाँ, अच्छे से हुआ, सक्सेसफुली हुआ। तो आई एम रियली थैंकफुल टू गॉड। भगवान का काफ़ी शुक्रिया अदा करता हूँ, मेरे माता पिता का शुक्रिया अदा करता हूँ, मेरे परिवार का, मेरी वाइफ, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, सबका रियली थैंकफुल। सब लोग काफ़ी सपोर्टिव भी हैं। तो अच्छा भी लगा यार, बहुत लोगों ने काफ़ी अप्रिसिएशन दिया उस केस को लेके, तो अच्छा भी लगा, काफ़ी अच्छा लगा। और इससे मतलब मनोबल बढ़ता है और अच्छा काम करने का। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हमारे साथ में थे डॉक्टर निखिल राज, जो रेस्पिरेटरी डिजीज़ के लिए एमडी किए हुए हैं और मोतिहारी में अपनी सेवा देते हैं। मोतिहारी टाउन थाना के सामने इनका क्लिनिक है। अभी के फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एक्सपर्ट न्यूज़, आपकी आवाज़। नमस्कार।